स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कृतिका भाग 2 से पाठ जॉर्ज पंचम की नाक की व्याख्या। जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तुत कहानी में उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता को व्यक्त किया गया है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता परतंत्रता की बनी हुई है। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर अपने काम काज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता है और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को लगाने के लिए अपनी नाक काटने को तत्पर दिखाई देता है। इस प्रकार यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। सबसे पहले जानते हैं पाठ के प्रमुख बिंदु। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले रानी एलिजाबेथ के आगमन पर हड़कंप, इसके बाद जॉर्ज पंचम की नाक मुसीबत बनी, पत्थर की खोज, अपने किसी नेता की मूर्ति से नाक उतार ली जाए, जिंदा नाक लगा दी जाए, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई और अंत में अखबारों में कोई खबर नहीं छपी। तो इन बिंदुओं के आधार पर अपनी कहानी को एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं। रानी एलिजाबेथ के आगमन पर हड़कंप। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थीं। उनके आगमन की चर्चा रोज लंदन के अखबारों में हो रही थी। तैयारियां चल रही थीं। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन कौन सा सूट पहनेंगी, इसे लेकर दर्जी परेशान था। उनके आने से पहले रानी के सेक्रेटरी आदि सुरक्षा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो भी खबरें छपती थीं, वे सब खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में चिपकी हुई नजर आती थीं। इस तरह रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर, उनके आने से पहले ही उनके नौकर, बावर्ची, खानसामा, अंगरक्षक, इन सभी की पूरी जीवनियां अखबारों में छपने लगी। यहाँ तक कि शाही महल के कुत्तों की तस्वीरें भी अखबारों में छप गईं। इसलिए लेखक ने कहा भी है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी थी। जॉर्ज पंचम की नाक मुसीबत बनी। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक यकायक गायब हो गई थी। हथियारबंद पहरेदार गश्त लगाते रहे और लाट की नाक चली गई। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी, वो या तो अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी, किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक न हो, यह कैसे हो सकता है। बड़ी चिंता थी। मीटिंग बुलाई गई। सभी चिंतित थे कि यदि यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी। मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया। मूर्तिकार उपस्थित हुआ। उसने सभी उतरे हुए चेहरे देखे। उनकी बुरी हालत देखकर मूर्तिकार की आंखों में ही आंसू आ गए। इतने में मूर्तिकार को एक आवाज सुनाई दी कि मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने हामी भरी कि नाक लग जाएगी, पर मुझे बताना होगा कि लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। अब इसके बाद सभी हुक्कामों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्लर्क को बुलाकर उसे काम सौंपा। पुरातत्व की फाइलें देखकर पता लगाई, लेकिन सभी फाइलें छान मारी गईं, कुछ पता नहीं चला। फिर हुक्कामों की सभा हुई। सबके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर एक कमेटी बनाकर उस नाक की जिम्मेदारी उस पर दे दी गई। इसके बाद शुरू हुई पत्थर की खोज। मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार ने आश्वासन दिया कि परेशान मत होइए, भारत में कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं मिलती है। मैं भारत के हर पहाड़ पर जाऊंगा और इस पत्थर की खोज करूंगा। और उसके बाद वह भारत भ्रमण के लिए निकल पड़ा। हर जगह उसने देखा, लेकिन अंत में हताश लौटा। पत्थर नहीं मिला। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति तैश में आ गए। बोले, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अब आगे है, अपने किसी नेता की मूर्ति से नाक उतार ली जाए। बहुत गंभीर मुद्दा था। अखबारों तक यह बात नहीं पहुंचनी चाहिए। सबकी आंखों में एक उदासी सी छाई हुई थी। तभी मूर्तिकार ने कहा कि एक सलाह वो देगा, लेकिन इस सलाह को अखबार वालों से बचा कर रखना है। सबकी आंखों में चमक आई। चपरासी ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। फिर मूर्तिकार ने यह राय दी कि अपनी किसी नेता की मूर्ति से नाक उतार ली जाए, यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक का नमूना लेकर जाया जाए
और भारत में अपने किसी भी नेता की अगर नाक मिल जाती है तो उसको उतार के और उस मूर्ति पर फिट कर दी जाए। अब मूर्तिकार निकल गया परिक्रमा पर और जाकर हर एक मूर्तियों को की नाक नापने लगा। वो उसने जिस किसी भारतीय नेता की नाक को नापा वह नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अब उसने अंत में सोचा कि सेक्रेटेरिएट के बाहर, बिहार में सेक्रेटेरिएट के बाहर जो बच्चों की मूर्तियां लगी हैं, क्यों ना उनकी नाक काटकर जॉर्ज पंचम पर फिट कर दी जाए, क्योंकि नेताओं की नाक तो बड़ी हो रही है। तो लेकिन हुआ ये कि बच्चों की नाक भी उससे बड़ी निकली। यानी कि यहाँ पर नाक जो है वह प्रतिष्ठा को दर्शाता है, इज्जत को दर्शाता है। और भारत में जो नेता थे, जो बच्चे तक थे, उनका स्वाधीनता के लिए जो बलिदान था वह इस ब्रिटिश शासक के अत्याचारों से कहीं ऊपर बढ़कर था। इसी व्यंग को यहाँ पर बताया गया है। अंत में मूर्तिकार ने हार मान ली। उसने कहा कि बताइए अब मैं क्या करूं। उसके बाद फिर मीटिंग बुलाई गई और मूर्तिकार हिम्मत हारने वाला नहीं था। सभी तैयारियां राजधानी में चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर, नहला कर, रोगन कर तैयार कर दिया गया था। सिर्फ नाक नहीं होने के कारण बड़े बड़े हुक्कामों में खलबली मची हुई थी। इधर मूर्तिकार ने फिर शर्त दोहराई। कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए, खिड़कियां बंद कर दी गई जिसमें कमेटी बैठी हुई थी। मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश की। नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। मूर्तिकार की इस नई सलाह को सुनकर सन्नाटा छा गया। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार ने कहा कि आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी कर मूर्तिकार को इसकी इजाजत दे गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अब अगला बिंदु है कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर और साफ कर उसमें ताजा पानी डाल दिया गया, जिससे जिंदा जो नाक मूर्ति पर लगेगी वह सूखे ना। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद बताए हल से परेशान था। उसने फिर जिंदा नाक लाने के लिए कमेटी से कुछ और मदद मांगी। वह उसे मदद कहते हुए दे दी गई और उस पर उस दिन हर हालत में नाक लग जाए, ये उससे पेशकश की गई। वह दिन आ गया और जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सभी अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी कि ऐसी नाक लगाई गई है जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। अब अगले दिन अखबारों में कोई खबर नहीं छपी। जिस दिन जॉर्ज पंचम के बुत पर जिंदा नाक लगाई गई उस दिन देश के किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, अखबार में किसी का चित्र नहीं छपा, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। और इसी बिंदु पर यह कहानी खत्म होती है कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। दरअसल जॉर्ज पंचम के लाट पर जिंदा नाक लगने से अखबार वाले लज्जित थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से भी ना की जा सके और जिसके अत्याचार का इतिहास भी शायद भूले नहीं थे, उस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवा कर जिंदा नाक फिट की गई। यह कृत्य चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था, इसलिए शायद उस दिन अखबार खाली थे। अब जानते हैं इस कहानी की व्याख्या। अगर हम इस कहानी की व्याख्या करें तो 4 विशेष बिंदु देखने को मिलते हैं। पहला तो यह है कि यह एक व्यंग प्रधान कहानी है। दूसरा, परतंत्रता की मानसिकता। तीसरा, पत्रकारिता एक जिम्मेदारी। और चौथा है नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। व्यंग प्रधान कहानी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह एक व्यंग प्रधान कहानी है। इसमें सरकारी तंत्र और हमारी जो गुलामी की मानसिकता है, इस दोनों पर व्यंग किया गया है। इस पाठ में कई ऐसे प्रसंग आए हैं जो वर्तमान व्यवस्था पर चोट करते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, यानी कि वहां पर हो रही किसी भी गतिविधियों को यहाँ के अखबारों में प्रमुखता से छापा जा रहा था। दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। यानी कि दिल्ली में सब कुछ था, लेकिन सिर्फ क्या नहीं थी तो उस ब्रिटिश शासक की इज्जत नहीं थी, उसकी मान प्रतिष्ठा
नहीं थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, यानी कि पहरा लगता रहा और उसकी इज्जत जो है वो उसके बीच भी चली गई। देश के खैरख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। जब मीटिंग बुलाई गई तो उसमें कैसे कैसे निर्णय हुए थे इससे आप अवगत हैं। उसमें एक निर्णय हुआ था कि सबसे पहले कि भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी जाए। दूसरा एक निर्णय ये हुआ था कि जिंदा नाक लगा दी जाए। इस तरह के निर्णय पर सहमति देने वाले व्यक्ति देश के खैरख्वाह कैसे हो सकते हैं, यानी कि वो देश की मंगल कामना करने वाले व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ भी एक हम व्यंग देखते हैं। आगे है कि पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। यहाँ पर सरकारी तंत्र पर व्यंग है, जहाँ पर कि किसी भी फाइलों को संभाल कर नहीं रखे जाने की बात कही गई है। अगला है परतंत्रता की मानसिकता। हम देखते हैं कि इसमें एक तरह से परतंत्रता की मानसिकता दिखाई देती है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह सदियों की परतंत्रता की छाप है। चाटुकारिता उनके तन मन में विद्यमान है और जहाँ चाटुकारिता का भाव होता है वहाँ अपने सम्मान का कोई महत्व नहीं होता है। सरकारी तंत्र उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित है जिसने ना जाने कितने ही कहर ढाए। उसके अत्याचारों को याद ना कर उसके सम्मान में जुट जाता है। इस तरह सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता और दूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। पत्रकारिता एक जिम्मेदारी का काम। हम सभी जानते हैं कि पत्रकारिता एक जिम्मेदारी का काम है और उसकी पहली जिम्मेदारी यह है कि वह उन चीजों को दिखाए, उन चीजों के बारे में बताए, उन तथ्यों को उजागर करे जिससे आम जन को फायदा हो। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि पत्रकारों ने अपने दो तरह की भूमिकाएं निभाई है। पहले तो जब वो एलिजाबेथ के बारे में बड़ी बड़ी बातें छाप रहे थे उस वक्त भी यह भारत में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होंगी, लेकिन उन्हें दरकिनार कर वो उस तरह की चीजों को प्रमुखता से छाप रहे थे जिसके लिए मनोरंजन नाम का सिर्फ एक कोना होना चाहिए था। तो यहाँ पर पत्रकारिता की जो जिम्मेदारी है उसके बारे में भी बताया गया है। फिर अंत में हम देखते हैं कि अंत में कहा जाता है कि उस दिन अखबारों में कुछ भी नहीं छपा। तो क्या सचमुच अखबार वालों के पास कुछ छापने को नहीं रहा होगा या उसका क्या कारण रहा होगा? कहीं न कोई ना कोई कार्य अवश्य हुआ होगा। एलिजाबेथ के कुत्तों, बावर्चियों की तस्वीरें और जीवनियां छप सकती हैं, तो कैसे कहा जा सकता है कि छापने के लिए कुछ नहीं था? उनके पास अपने विचार रहे होंगे, संपादकीय रहे होंगे, वैचारिक लेख लिखे होंगे या फिर सरकार के कई सारे कृत्य रहे होंगे जिसको वो लिख सकते थे। लेकिन अखबार सरकार के कुकृत्यों को उजागर करने में रुचि नहीं लेता है और ना साहस कर पाता है, और यही कारण था कि उस दिन अखबार खाली रहे थे। एक यह कारण भी हो सकता है कि जिंदा नाक लगाने का अखबार वालों ने मौन विरोध किया हो और इसे सबने अपमानजनक कृत्य मानकर अपने आप को मौन रखकर इसका विरोध जताया हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पत्रकारिता एक जिम्मेदारी का काम है जो इस व्यंग से साफ तौर पर उभर कर आता है और यहाँ पर पत्रकारों की जो भूमिका है उसको विशेष रूप से बताया गया है। अगला बिंदु है कि नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। ये हम सभी जानते हैं कि कई सारे ऐसे मुहावरे हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। जैसे हम कहते हैं नाक कटना यानी कि इज्जत मिट्टी में मिलना। तो नाक सदा से ही मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है। प्रतिष्ठा के प्रतीक इसी नाक को इस व्यंग रचना का विषय बनाया गया। साथ ही साथ देश की सरकारी व्यवस्था, मंत्रियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गुलाम मानसिकता पर कठोर प्रहार किया गया है। देश स्वतंत्र हुए आज लंबा समय बीत जाने पर भी अधिकारी एवं कर्मचारी उसी मानसिकता में जी रहे हैं। लाट की जिस टूटी नाक की किसी को भी चिंता नहीं थी, वह एलिजाबेथ के भारत आगमन के कारण अचानक महत्वपूर्ण हो उठी और सरकारी तंत्र तथा अन्य कर्मचारी बदहवास हो उसे पुनः लगाने के लिए हर प्रकार का जोड़ तोड़ करने में जुट गए। उनमें मची आपाधापी देखने लायक थी। यह गुलामी की मानसिकता का ही असर है कि वे जॉर्ज पंचम की नाक को अब और देर तक टूटी हुई नहीं देख सकते थे, न ही इस दशा में एलिजाबेथ को वह नाक दिखाना चाहते थे। निश्चित रूप में यह गुलामी की मानसिकता का ही
प्रतीक था और इस तरह नाक जो है वह मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। एक और उदाहरण हम देखते हैं कि जब वो नेताओं की नाक को टटोलता है तो वह नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती है। व्यंग उस जगह उभर कर आता है जब बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने लगे बच्चों की मूर्तियों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती है। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में इन सभी के द्वारा किए गए बलिदान के सामने जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा कहीं भी नहीं ठहरती है, एक छोटे बच्चे के सामने भी नहीं ठहरती है। तो यहाँ पर नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। उम्मीद है अब आपने इस व्यंग को अच्छी तरह से समझा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।